नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टाक आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित के बारे में, जिसमें हमने पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। कल हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझेंगे। ये जो प्रश्नावली है आपके 2.2, इसमें से भी एक सवाल कंफर्म आता है परीक्षा के अंदर, और ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रश्नावली बहुत आसान है, आपको एक बार में ही पढ़ते ये समझ में आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान से समझिए। जैसे अपन पहला सवाल शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, वो पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्न संख्याओं का अपने को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब ये संख्याएं दी हुई अपने को, 5 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं और उनका सोल्व किया गया है आपके सामने। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको समझाऊंगा। तो गारंटी लेता हूँ कि आपको एक बार में ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले संख्या 468 है, इसका अपने को अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करना हमने 5वीं क्लास से सीख लिया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं के अंदर ये लगातार आ गया। तो ये सबसे आसान टॉपिक आपके लिए। तो देखिए 468 है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको भाग आना जरूरी है। मतलब किसी भी संख्या का भाग लगाना है तो वो आपको आना जरूरी है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको भाग लगाना अवश्य आता होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 468 का अपन को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले 2 का भाग लगाना है। शुरुआत करनी 2 के पारे से। सबसे पहले 2 का भाग लगो। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का लगो, 3 का नहीं जाता तो 4 का लगो, फिर 5, 6 ऐसे लगाते जाना है। डायरेक्ट आपको कोई बड़ी संख्या का भाग नहीं लगाना, इस बात का अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे 468 के अंदर, तो 234 आएंगे। 2 का भाग अगर हो जाता है तो वो लगाना अपने को। 2 का भाग 234 में लगाएंगे तो 117 आ जाएगा। अब देखिए 117 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता है। अब 2 के बाद में आएगा 3 का नंबर। अब 3 का भाग लगाएंगे तो 39 आ जाएगा। अब 39 में देखिए आप 3 का और भाग लगाएंगे तो 3 का भाग 13 आ जाएगा। अब 13 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 13 के भाग जाता है, वो किसी के नहीं जाता है। तो 13 केवल 13 के पारे में आते हैं, मतलब ये एक तरह की अभाज्य संख्या भी है। तो 13 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे। तो देखो, अपन ने 468 में किस किस संख्या का भाग लगाया, उसको गुणनफल रूप में लिखना है। तो देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 13, ये अपन ने गुणनफल रूप में लिख दिया है। अब देखो, इसको घातांक रूप में भी हम लिख देंगे। घातांक रूप में कैसे, 2 का भाग कितनी बार लगाया अपन ने, 2 का भाग 2 बार लगाया है तो घात 2 बन जाएगी। अगर 2 का भाग अपन ने 5 बार लगाया है तो 2 की घात 5 बन जाएगी। ये बात ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। तो यहाँ 2 की घात 2 आ गई, यहाँ 3 की घात 2 आ गई, और 13 का भाग 1 बार लगाया तो 13 की घात 1 लिखो तो भी सही है, और अगर घात 1 नहीं लगाओ तो भी सही माना जाएगा। इसी प्रकार 945 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। इसी प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड करके अपन ने ये निकाल लिया। इसी प्रकार 3825 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और इसी प्रकार 20570 का भी हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सबसे आसान तरीका है ये, बहुत ही आसान तरीका है। छोटी क्लासों से हम ये सवाल सीखते हुए आ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार आप ये सवाल है अपनी कॉपी के अंदर लिख दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई अगर समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वीडियो में जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो आपके कमेंट, मतलब जो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सबसे पहले दूंगा, फिर पढ़ाना शुरू करूँगा। तो ये आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद आगे करेंगे। लिख लीजिए, मैं आपको समय देता हूँ लिखने के लिए, थोड़ी देर के लिए लिख लो। तो आपने ये प्रश्न लिख लिया होगा। अब देखिए, अपन प्रश्न नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अपने को। एलसीएम यानी का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक यानी न्यूनतम संख्या, और एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये अपने को ज्ञात करना है। और इसके साथ साथ अपने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एचसीएफ × एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको अपने को सिद्ध भी करना है, सत्यापित करना है कि वास्तव में इनके अंदर मान रखेंगे तो ये बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर इनके मान रखने पे ये बराबर आ जाते हैं
तो ये सत्यापित है। अगर मान रखने पर बराबर अगर नहीं आते हैं, संख्या अलग अलग आती है, तो ये सत्यापित मतलब सिद्ध नहीं होगा। तो ये कहना मतलब है। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखा है 96 और 404, 96 और 404 है, इनका अपने को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको पहले बताया था, वही विधि है, बस अलग कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड किया, फिर 404 का किया, फिर इसको अपन ने यहाँ पे इनको लिख देंगे अपन गुणनफल के रूप में, और यहाँ पे देखो मैंने घात के रूप में भी लिख दिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि इनको घात के रूप में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 96 को घात के रूप में लेकर क्या आएगा, 2 की घात 5 और 3 की घात 1। और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या घातांक रूप आया, 2 की घात 2 इंटू 101, यह आया। अब आगे शुरुआत करते हैं। इसकी यहाँ पे दिया हुआ है HCF के लिए उभयनिष्ठ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अपने को HCF ज्ञात करना है तो ये बात ध्यान रखनी है एक, कि अपने को कॉमन संख्या लेनी है, कॉमन संख्या लेनी है, और वो भी न्यूनतम घात लेनी है। HCF के अंदर संख्या कॉमन लेनी है और न्यूनतम घात लेनी है। और एक LCM के लिए स्पेशल बात याद रख लेना, इसमें अधिकतम संख्या लेंगे और सभी संख्याओं को लेंगे, किसी कॉमन संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी संख्याओं को लेना है और अधिकतम संख्या लेनी अपने को। ये होती है HCF और LCM की विशेषता होती है। इसको आप ध्यान में रखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा LCM और HCF ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे HCF के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात 2 है, 2 की घात 2 है। कहना ना, अगर इस संख्या को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2 है, 2 के गुणनखंड दोनों संख्याओं के अंदर है, 96 में भी है, 404 के अंदर भी है। तो न्यूनतम घात लेनी अपने को, तो न्यूनतम घात 2 की घात 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 4 इसका उत्तर आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा LCM के लिए अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। LCM ज्ञात करने के लिए अभाज्य संख्या का मतलब गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो देखो इसमें कौन सी संख्या आएगी वो पहले लिख लेते हैं, उसकी घात कौन सी वो यहाँ लिख लेते हैं, ताकि LCM लेने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो 2 की घात 5 है अधिकतम, और 3 की घात अधिकतम 1 है, 101 की घात अधिकतम 1 है। यहाँ पे देख, यहाँ से देख के मैंने लिखा है, यहाँ से 2 की अधिकतम घात 5 है, 3 की अधिकतम घात 1 और 101 की अधिकतम घात 1 है। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया। अब LCM क्या होगा इसका, 2 की घात 5 इंटू 3 घात 1 इंटू 101 की घात 1। तो इसको सरल करेंगे तो 2 की घात 5 मतलब 2 इंटू ऐसे करके गुणा करेंगे ना 5 बार लिख के, तो 32 आएंगे। और 3 की घात 1 का मतलब 3 ही होता है, और 101 की घात 1 का मतलब 101 ही होता है। फिर 32, 3, 101 को जब गुणा करेंगे तो आएंगे 9696 आएंगे। अब देखो अपन ने LCM ज्ञात कर लिया, HCF ज्ञात कर लिया। अब इस फॉर्मूले को अपने को सत्यापित करना है, ये सत्यापित है या नहीं है ये चेक करना, अपने को जांच करनी इसकी। तो सत्यापन करेंगे, दोनों पूर्णांकों को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला है। दोनों पूर्णांक मतलब जो प्रश्न के अंदर जो अपने को संख्या दी हुई वही पूर्णांक है, संख्या को ही पूर्णांक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो 96 और 404 को गुणा किया तो आए 38,784, और 4 को जब 9,696 से गुणा किया तो आए ये 3 है, यहाँ पे ध्यान रखना 38 है, 38,784 आएंगे। तो ये दोनों मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये अच्छी तरह से सत्यापित है। तो अपन ने इसे कह दिया कि अतः यह सत्यापित है। इस प्रकार अपना ये दूसरे का पहला सवाल सॉल्व हो गया है। समझ आ गया होगा आपको, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस पीछे करके आप देखेंगे, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और गारंटी लेता हूँ मैं एकदम अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ, बहुत आराम से धीमे तरीके से बच्चों को कैसे सिखाते हैं उस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। तो गारंटी लेता हूँ आपको समझ अच्छी तरह से आ जाएगी। इसलिए तो मैं अपने थंबनेल के अंदर टाइटल लगाता हूँ, गणित सीखिए आसान तरीके से। बस वही बात है यहाँ पे है, गणित में आपको अच्छी तरह से समझा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे। जो चीज़ अपन बार बार करते हैं उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो पढ़ाई का भी यही एक नियम है, अगर आपको कुछ चीज़ें याद करनी है तो आप उसको बार बार पढ़िए। यही बात है, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता तो इस वीडियो को बार बार देखिए, समझ आएगा, अच्छी तरह से आएगा। कई बच्चों की शिकायत होती है कि सर हमें कोई सवाल है, सामाजिक के बारे में ज़्यादा कहते हैं ये बात।
सामाजिक है या विज्ञान है कि सवाल हमें याद नहीं होते हैं, तो याद नहीं होते तो उसका एक ही तरीका है कि आप उन सवालों को बार बार पढ़िए और लिख लिख के याद कीजिए। सबसे अच्छी बात तो ये है। वैसे गणित में भी यही बात है, अगर आपको ये वीडियो देख लिया, आपने समझ आ गया, तो इसी सवाल को आप अपने रफ रजिस्टर के अंदर बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आप अटकते हो वहाँ पे इस वीडियो को देखिए वापस। इससे आप गणित केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी भर के लिए आप अच्छी तरह से गणित सीख जाओगे। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने ये सवाल बार बार मिलाए हैं, इसलिए मेरे को अच्छी तरह से आने लगे हैं। आप भी बार बार मिलाओ, अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, तब तक आप ये सवाल लिख लो, फिर आगे कराते हैं। लिखिए ये सवाल, मैं साइड में हो जाता हूँ, लिखिए आप। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन लिख लिया होगा अच्छी तरह से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे सवाल की। संख्या दी हुई अपने को 336 और 54। अब देखो इसके बारे में अपन सबसे पहले इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद 636 का गुणनखंड कर लिया अपन ने और 54 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब इनको घातांक के रूप में अच्छी तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बात मैंने पहले बताई थी आपको, एचसीएफ के लिए अपने को उभयनिष्ठ बलिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है। जो संख्या कॉमन है उसके अपने को न्यूनतम घात लेनी है। यह बात मैंने आपको पहले बता दी थी। तो देखो यहाँ पे 1 की न्यूनतम घात 1 है और 3 की न्यूनतम घात भी 1 है। 2 को जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 6। ये बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं एलसीएम। तो मैंने आपको बताई थी ये बात कि एलसीएम के लिए अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी अपने को। तो देखो 2 की अधिकतम घात 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की अधिकतम घात 4 और 3 की अधिकतम घात 3 है और 7 की अधिकतम घात 1 ही है। तो 1 लिखो या नहीं लिखो बराबर है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो देखो 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, 3 की घात 3 का मान 27 होता है और 7 का 7 आ गया। 16, 27 और 7 को जब गुणा करेंगे तो आएंगे 3024। ये आएगा इसका आंसर। अब देखो अपने को सत्यापन करना, ये फॉर्मूला लगा है कि अपने को सत्यापित करना है ये वास्तव में सत्यापित है या नहीं। तो देखो दोनों पूर्णांक फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को दोनों पूर्णांक जो संख्या प्रश्न में दी हुई है वही है 336 इंटू 54, इनका गुणनफल करेंगे तो आएंगे 18144। फिर हमने जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है उनको गुणा करना है। एचसीएफ तो है 6, एलसीएम है 3024। जब इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएंगे 18144। तो दोनों को देखो गुणा किया अपन ने तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो कहते हैं यह दोनों के मान सत्यापित हैं। समझ आ गया होगा, ये लिख लीजिए आप, तब आगे करते हैं। अब तो आपने सवाल लिख लिया होगा। अब बात करते हैं कि नंबर दूसरे के तीसरे का। इन सभी सवालों की विधि एकदम समान है, आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अधिकतम घात कौन सी है, न्यूनतम घात कौन सी है, कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, बस ये बातें आपको याद रखनी है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे सवाल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 90 और 144 दिए हुए, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 90 के, फिर 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इनको घातों के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आपको मैंने पहले समझा दिया था, इसलिए शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एचसीएफ के लिए, मैंने आपको पहले बताया था, वापस बता देता हूँ। एचसीएफ के लिए अपने को न्यूनतम घात लेनी है, एलसीएम के लिए अपने को अधिकतम घात लेनी है। तो देखो न्यूनतम घात लेंगे तो 2 की घात 1 है, 3 की घात न्यूनतम घात 2 है। तो 2 को 3 की घात 2 का मान 9 होता है, 2 को 9 से गुणा किया तो आ गया 18। ये आ गया इसका एचसीएफ। अब ज्ञात करना एलसीएम। तो 2 की देखो इसके अंदर 2 की अधिकतम घात 4 है, तो 2 की घात 4 यहाँ लिख दिया। अब 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो 3 की अधिकतम घात 2 यहाँ लिख दिया। 5 की अधिकतम घात 1 ही है, तो 5 की घात 1 आ गया। अब 2 की घात 4 का मान 16 होता है, 3 की घात 2 का मान 9 होता है और 5 की घात 1 का 5 ही होता है। अब इनको गुणा करेंगे तो 720 तो आगे, इन पूरे को गुणा करेंगे 720 हो जाएंगे। अब इस सूत्र का अंदर मान रखे अपने को सत्यापित करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। तो दोनों पूर्णांकों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है।
तो 90 और 144 को गुणा करेंगे तो आएंगे 12,960 आएंगे, और 18 और 720 को जो गुणा करेंगे तो आएंगे 12,960। अतः यह भी सत्यापित है। इस प्रकार अपन ने दूसरे के तीनों सवाल कर लिए हैं। ये सवाल आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरुआत करते हैं। मैंने आपको समय दिया लिखने के लिए, आप लिख लीजिए। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पहले सवाल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लगभग समान है। फर्क इतना ही है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 संख्याएं थी और इसके अंदर 3 संख्या आ गई, लेकिन तरीका एकदम सेम है, बहुत आसान है। इसलिए मैं इसका केवल एक ही सवाल आपको समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी वाले सवाल आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर ये विधि आपको समझ आ गई है तो बाकी वाले सवाल करना आपके लिए तो चुटकियों का काम है। वैसे मेरे स्टेटस का नारा है कि गणित समझिए चुटकियों में, तो वास्तव में ये बात सच है कि आपको अगर ये विधि समझ आ गई है तो बाकी वाले जो सवाल हैं वो आप इसी तरीके से इस विधि को, इस मेथड को देख देख के आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है सबसे पहले सवाल 12, 15 और 21। 12, 15, 21 के अभाज्य गुणनखंड करने अपने को। तो देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया मैंने, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, और इनकी घातों को अपने इनके गुणनफलों को घातों के रूप में लिख दिया। अब HCF ज्ञात करने का वही तरीका है। HCF ज्ञात करना तो न्यूनतम घात देखनी है और LCM ज्ञात करना तो अधिकतम घात देखनी है। तो देखो HCF के लिए उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड की घात लेने पर तो 3 है, वो उभयनिष्ठ है। इसके अधिकतम घात, न्यूनतम घात 1 है। 3 की घात 1 मतलब 3 होता है। इसके बाद LCM के लिए अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है। तो 2 की अधिकतम घात 2 है, 3 की घात 1 ही है, 5 की घात 1 है और 7 की घात भी 1 है। 2 की घात 2 का मान आपको मालूम है 4 होता है, और 3, 5, 7 वापस लिख देंगे। अब इन चारों संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो 420 आएंगे। तो देखो ये सवाल तो और भी आसान है। पिछले वाले सवाल में अपने को एक सूत्र दिया हुआ था और उस सूत्र को सत्यापित भी करना था, लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल LCM और HCF निकाल के यहाँ तक ही सॉल्व करना है और लास्ट में लिख देना। अतः HCF 3 है और LCM है इसके 420 है। बस यहाँ तक लिख के छोड़ देना है, आगे आपको नहीं करना है। अगर प्रश्न में अगर लिखा हो रहे कि सत्यापित कीजिए उस फॉर्मूले को, तो सत्यापित करना है, वरना आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लिखिए ये सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा। अब बाकी वाले सवाल भी आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, अगर आपको किसी भी कोई चीज़ की समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप बेझिझक होके, बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपसे कौन सा सवाल नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान भी है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, बस वो कुछ नहीं है। तो देखो ये सवाल क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि देखो रमन और अनुप्रिया नाम के 2 बच्चे हैं। ये एक कंपटीशन में भाग लेते हैं, दौड़ रेस में भाग ले रहे हैं। जैसे मान लो ये एक मतलब वृत्ताकार स्थान है, ये वृत्ताकार स्थान मैंने आपके सामने बनाया है। वृत्ताकार स्थान है, दोनों मान लो इस स्थान से शुरू हो रहे हैं भागना। अगर अलग अलग भागे तो अगर रमन भागता है तो रमन इस पूरे चक्कर को तय करने में 18 मिनट का समय लेता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रमन, तो मैंने यहाँ लिखा रमन द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट का समय लगा है। और उसी स्थान से अगर अनुप्रिया दौड़ना शुरू करें तो उसको पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगेगा अनुप्रिया को, ठीक है ना। तो रमन को 18 मिनट का समय लगा है, अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगा है। तो ये बात इसके अंदर दिए हुए प्रश्न के अंदर अच्छी तरह से लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि रमन है बहुत ज़्यादा समय लगाता है और अनुप्रिया है बहुत कम समय में उस रेस को पार कर लेती है। तो अपने को ज्ञात ये करना है कि अगर दोनों एक साथ अगर दौड़ना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद में दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे, ये अपने को पता लगाना है। तो ऐसा सवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बात ये ध्यान रखनी है
कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है। जो भी संख्या दी हो, भले 2 संख्या दी हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तो जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था। 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड अपन ने वो किया था ना, भाग लगा के, वैसे ही करना है। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3। अब इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो घात आएगी 2 की घात 1 × 3 की घात 2। अब इसको आगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, तो इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 × 3 की घात 1 आ गया। अब इनको एलसीएम ज्ञात करना, अपने को एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी, एलसीएम के अंदर अधिकतम घात लेते हैं, ये बात बताई थी मैंने आपको। तो देखिए 2 की अधिकतम घात 2 है और 3 की अधिकतम घात 2 है। 2 की घात 2 का मान होता है 4 और 3 की घात 2 का मान होता है 9। जब 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आएंगे 36। तो इस प्रकार अपना उत्तर आएगा। तो अपने लास्ट में लिखेंगे, अतः रमन और अनुप्रिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद में मिलेंगे। कहने मतलब है, अगर रमन और अनुप्रिया दोनों यहाँ से भागना शुरू करें, दौड़ लगाना शुरू करें, तो 36 मिनट के बाद में, कितने मिनट बाद में? 36 मिनट के बाद में वो दोनों एक ही जगह पर आके वापस पुनः मिल जाएंगे। इस प्रकार अपना ये चौथा क्वेश्चन हो गया है। बस क्वेश्चन बहुत आसान था, किताब के अंदर क्वेश्चन। तो जब भी आपको कोई ऐसा सवाल दिया हुआ रहता है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था। 18 और 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड अपन ने वो किया था ना, भाग लगा के, वैसे ही करना है। 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3। अब इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो घात आएगी 2 की घात 1 × 3 की घात 2। अब इसको आगे 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3, तो इनको घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 × 3 की घात 1 आ गया। अब इनको एलसीएम ज्ञात करना, अपने को एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी, एलसीएम के अंदर अधिकतम घात लेते हैं, ये बात बताई थी मैंने आपको। तो देखिए 2 की अधिकतम घात 2 है और 3 की अधिकतम घात 2 है। 2 की घात 2 का मान होता है 4 और 3 की घात 2 का मान होता है 9। जब 4 को 9 से गुणा करेंगे तो आएंगे 36। तो इस प्रकार अपना उत्तर आएगा। तो अपने लास्ट में लिखेंगे, अतः रमन और अनुप्रिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद में मिलेंगे। कहने मतलब है, अगर रमन और अनुप्रिया दोनों यहाँ से भागना शुरू करें, दौड़ लगाना शुरू करें, तो 36 मिनट के बाद में, कितने मिनट बाद में? 36 मिनट के बाद में वो दोनों एक ही जगह पर आके वापस पुनः मिल जाएंगे। इस प्रकार अपना ये चौथा क्वेश्चन हो गया है। बस क्वेश्चन बहुत आसान था, किताब के अंदर क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हिंदी के प्रतिभागी 60 हैं, अंग्रेजी के 84 और गणित के 108 है। तो ये अलग अलग विषय के प्रतिभागी है जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। तो इनको कमरे में रुकने के लिए आवश्यकता है। तो एक कमरे में ज़्यादा से मतलब कम से कम कितने कैंडिडेट रुक सकते हैं और कमरे की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, कमरों की संख्या भी अपने को याद करनी है। तो ये सवाल इस प्रश्नावली का है। तो वापस समझेंगे, हिंदी के प्रतिभागियों की संख्या 60 है और अंग्रेजी के प्रतिभागियों की संख्या 84 है, गणित के प्रतिभागियों की संख्या 108 है। तो चूंकि हमें न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, इसलिए हमें 60, 84 और 108 का हमें HCF ज्ञात करना होगा। जब आपको पूछा जाए कि न्यूनतम नाम आते समझ जाना कि हमें मात्रा ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है आपको। तो HCF ज्ञात करना आपको शिकायत है मैंने अभी। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 60 के, 84 के और 108 के अभाज्य गुणनखंड करके उनको घातांक रूप में मैंने लिख दिया है। इसके बाद 60, 84 और 108 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें न्यूनतम घात लेनी है, तो और उभयनिष्ठ जो संख्या वो अपने को लेनी है। तो 2 की घात 2 × 3 आ गया, तो 2 की घात 2 मतलब 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया तो आगे 12। तो अपने ये HCF आया 12। कहने मतलब है हम एक कमरे में कम से कम 12 प्रतिभागियों को ठहरा सकते हैं। तो ये एक कमरे में न्यूनतम कितने प्रतिभागी रह सकते हैं उसकी संख्या ज्ञात हमने कर ली है। अब ज्ञात करनी कमरों की संख्या, कमरे की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। तो देखो आता है एक कमरे में 12 प्रत्याशियों को बैठाया जा सकता है। तो कमरों की संख्या कितनी होगी, ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है प्रत्याशियों की संख्या
12 मतलब प्रत्याशियों की संख्या जो हमने ज्ञात जो टूर्नामेंट में है उन प्रतिभागियों को जोड़ के 12 का भाग अपने को लगाना है। तो 60, 84, 108 को जोड़ेंगे, फिर 12 का भाग लगा देंगे, तो इनको जोड़ा तो यहाँ पर आए 252 में जब 12 का भाग लगाएंगे तो आएंगे यहाँ पे 21। तो कहना मतलब है हमें 252 विद्यार्थियों को ठहराने के लिए या उनको बैठाने के लिए 21 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी और प्रत्येक कमरे में कम से कम 12 विद्यार्थी आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नावली समझ आई होगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अपने जितने भी 10वीं के स्टूडेंट हैं आपके जान पहचान के चाहे परिवार में, उन सभी 10वीं के बच्चों को ये वीडियो शेयर करें और उनको भी बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर गणित है वो बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।